Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात नहीं बनती। हमारा जो चैप्टर 8 है लास्ट सिविक्स का अर्बन लाइवलीहुड, उसकी वर्कशीट को हम करने वाले हैं। फटाफट से हम चलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छे से चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अभी तो बस हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फटाफट से पहले आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हम स्टार्ट करेंगे। ओके, निर्मला वर्क्स इन निर्मला जिसका भी नाम है, क्योंकि चैप्टर पढ़ा है आपने मेरे साथ, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है। तो निर्मला क्या है, कहाँ काम करती है निर्मला, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, देयर आर ऑलमोस्ट डैश स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। चलो, निर्मला कहाँ काम करती थी, ऑफिस में, शोरूम में, है ना, शॉप में या गारमेंट फैक्ट्री में। अब बताओ, अब तो मैंने हिंट दे दिया। कहाँ काम करती थी निर्मला, निर्मला काम करती थी गारमेंट फैक्ट्री में, है ना, कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती थी। देयर आर ऑलमोस्ट डैश स्ट्रीट वेंडर्स इन कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज, है ना, इन द कंट्री हम बोल रहे हैं ना। स्ट्रीट वेंडर्स जो क्या करते हैं, स्ट्रीट में ऐसे ठेला वेला लेके घूमते रहते हैं, सामान वगैरह बेचते हैं ना, तो दिखते ही रहते हैं आपको। तो ऐसे ही मतलब हमारी कंट्री की अगर हम बात करें, अर्बन एरियाज में हम बात करें, तो ऑलमोस्ट कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लाखों में, हजारों में या करोड़ों में। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 करोड़ ऑलमोस्ट, ठीक है। बताओ, इतने सारे। डैश इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट एंड एज अ राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अब किसकी बात हो रही, जिसे माना जाता है, रिकॉग्नाइज क्या मतलब करा जाता है एज अ जनरल बेनिफिट, कि सबका फायदा है, बेनिफिट है, एंड एज अ राइट ऑफ पीपल, और लोगों का राइट है ना, कि भाई आपको क्या है, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ये काम कर सकते हो। किस काम की बात हो रही है, किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, बताइए, किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडिंग की बात हो रही, क्योंकि अभी हमने देखा ना इतने सारे स्ट्रीट वेंडर्स है, और स्ट्रीट वेंडर्स के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हमने चैप्टर में पढ़ा कि लोगों के जैसे लोकेलिटी, उनको लगता था गंदा संदा हो रहा है, भीड़ भाड़ हो रही है, रास्ते वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं, तो रुकवाने की बात की गई थी। लेकिन अब स्ट्रीट वेंडिंग को क्या कर दिया गया है कि भाई जनरल बेनिफिट के लिए, अपनी लाइवलीहुड करने के लिए ये जो करते हैं स्ट्रीट वेंडिंग, उनके लिए जरूरी है ना। तो सरकार को ऐसा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि इनका भी फायदा हो जाए और जनता को भी कोई दिक्कत ना हो। हमने पढ़ा था चैप्टर में, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द, है ना, जो इतनी सारी भारी भरकम जनता होती है हमारे शहर की, वो कहाँ काम करती है, वर्क ऑन द डैश इन फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स, ऑफन वर्क ऑन अ टेम्पररी बेसिस, विच मीन्स देयर एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क और ऑर्डर्स। अब दो हैं आपके पास, इसका क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रीट से, है ना, इजी है। डैश इन फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स, ऑफन वर्क ऑन अ टेम्पररी बेसिस, किन की बात हो रही है, कि फैक्ट्रीज होती हैं या वर्कशॉप्स होती हैं, है ना, कैसे रखा जाता है उनको, टेम्पररी बेसिस में। आज बहुत सारा ऑर्डर है, इस टाइम पे बहुत सारा ऑर्डर आएगा, तो आप ओवर टाइम करो, संडे भी छुट्टी नहीं है, ओवर टाइम का थोड़ा बहुत पे मिल जाएगा, और जब काम नहीं है तो आप गायब, टाटा बाय बाय, ऐसा हो जाता है। which means that their employment depends on the availability of the work or orders। यानी इनकी जो employment है, इनका जो रोजगार है, किस पे डिपेंड है, कैसा उनको ऑर्डर मिल रहा है ना, कितनी ऑर्डर की अवेलेबिलिटी है, उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कैजुअल वर्कर जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी बात हो रही है। कैजुअल वर्कर मतलब आज बहुत ज्यादा जरूरी है, खूब सारा बड़ी कंपनी से ऑर्डर है, तो आइए आप पार्ट टाइम, मतलब फुल टाइम तो कर ही रहे, क्या बोलते हैं, ओवर टाइम कीजिए, संडेज भी आइए, छुट्टी के दिन भी आइए, और जब काम नहीं है तो आप जाइए और आप जाइए कहीं और काम ढूंढिए, ऐसा। तो इन्हें क्या कहा जाता है, कैजुअल वर्कर्स, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, जैसे निर्मला जैसे लोग। क्लियर, गारमेंट फैक्ट्री में वो काम करती थी, ओवर टाइम काम कर रही है, जब काम नहीं रहता था तो अदर चीजों में उसको इंगेज रहना पड़ता था, अदर एक्टिविटीज में। चलो, ट्रू एंड फॉल्स, वंदना इज अ ड्रेस डिजाइनर। वंदना क्या ड्रेस डिजाइनर थी,
सच में यही है क्या? वंदना ड्रेस डिजाइनर थी, ड्रेस डिजाइन करने का काम करती थी, शोरूम था वंदना का। ट्रू है या फॉल्स है? ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू है, वंदना ड्रेस डिजाइनर थी। और उसके साथ कौन थी? हरप्रीत, क्या कुछ नाम था, थोड़ा सा नाम वो मैं भूल रही हूँ, हरप्रीत हशमीत कुछ ऐसा। Workers who work in offices, factories and government departments are called casual workers. ऐसे वर्कर जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यानी सरकारी नौकरी है या ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या हम उन्हें कैजुअल वर्कर बोलेंगे? अब भी तो मैंने समझाया कि कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? जिनका आज ठिकाना है कल नहीं। लेकिन अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आपका तो ठिकाना ही ठिकाना है, फिर तो आप लंबे चलने हो जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, टोटली रॉन्ग। वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटीज। बड़े बड़े शहरों में आप कॉल सेंटर्स में काम करते हो, ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट का एक नया फॉर्म है ना? एम्प्लॉयमेंट का नया फॉर्म है वर्किंग इन द कॉल सेंटर्स, है ना? क्योंकि कॉल सेंटर्स में बहुत भर भर के लोग रिक्रूट करते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ट्रू है बिल्कुल। शहरों में खूब अब बीपीओज वगैरह का कल्चर होने लग गया। स्ट्रीट शॉप्स आर यूजुअली परमानेंट स्ट्रक्चर। जो गलियों में जो शॉप्स होती हैं, दुकानें जिनकी बात बताई जा रही है, बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? यूजुअली ये कैसी होती? परमानेंट स्ट्रक्चर होता है क्या इनका? परमानेंट होती है क्या? परमानेंट मतलब अब है तो है, हटेंगी नहीं यहाँ से कि आज इधर है कल दूसरी जगह चलेगी। बताओ, स्ट्रीट शॉप्स की बात हो रही है, जो गलियों में दुकानें लगी रहती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ऐसा नहीं है, ठीक है? चलो, तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? ओके। फ्रॉम वेयर डू हरप्रीत एंड वंदना बाय मटीरियल्स? कहाँ से हरप्रीत और वंदना ने मटीरियल्स खरीदे थे? है ना, क्लोथ के लिए, फैब्रिक वगैरह के लिए, जैसे वो डिजाइन कर रही है ड्रेसेस तो कपड़े खरीदती थी, मटीरियल्स खरीदती थी, ड्रेस मटीरियल खरीद लिया, सजाने वजाने वाले ऐसे मटीरियल्स खरीद लिए। तो कहाँ से हरप्रीत और वंदना? हाँ देखो, हरप्रीत, मैंने बोला था ना, मेरे को हशमीत याद आ रहा था। हरप्रीत, हशमीत आप लोग की मैम है ना मैथ्स की तो वही याद आ रहा था मुझे। हरप्रीत और वंदना मटीरियल्स कहाँ से खरीदती थी? बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। अब आपको मैथ्स याद आ गया होगा, है ना, सोशल पढ़ते पढ़ते। कोई नहीं कोई नहीं। हरप्रीत एंड वंदना बाय मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों से ड्रेस के लिए मटेरियल्स खरीदती थी। दे बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। ज्यादा करके जो इनके मटेरियल्स आते थे, कहां से आते थे? मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना और त्रिपुरा। सम मटेरियल्स ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली। और कुछ मटेरियल्स इनके कहां से आते थे? नोएडा से, गुड़गांव से, है ना, और टाउन्स जो गुड़गांव का है आसपास के, दिल्ली के आसपास के टाउन से। तो यहां से इनकी मटेरियल आते थे। इवन हमने तो चैप्टर में पढ़ा था कि आउट ऑफ इंडिया से भी सामान वगैरह लोग मंगाते थे। तो अच्छे लेवल पे इनका शोरूम था, फ्लैट वगैरह ले रहे थे, कार बुक, ऐसा हमने देखा था, फ्लैट बुक कर ली थी, कार भी लेना चाह रहे थे, तो यानी अच्छा अर्न कर पा रहे थे। क्लियर? चलो, व्हाट आर दी वेज टू रन अ शोरूम प्रॉपरली? क्या तरीके हैं जिनके कारण हम कह सकते कि हम अगर शोरूम हमें चलाना है तो प्रॉपरली रन कैसे कर सकते? किन वेज से, किन तरीकों से हम शोरूम को प्रॉपरली रन कर सकते हैं? कैसे रन करेंगे भाई? एक शोरूम चलाना है तो कैसे चलाएंगे? चलो, देयर आर सेवरल वेज टू रन अ शोरूम प्रॉपरली। दीज आर टू एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर्स। भाई अगर आपको चाहते हो कि आपका शोरूम अच्छा चले, आपकी दुकान या आपका कुछ भी प्रोडक्ट अच्छा बिके चले, तो आप क्या चाहोगे? उसका न्यूज़पेपर वगैरह में आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह छपवाओगे ताकि लोगों की नज़र पड़े, वो देखें कि अच्छा यहाँ पास में एक शोरूम है तो जाएं, यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। टू एडवर्टाइज इन सिनेमा, आप क्या करोगे? जैसे थिएटर वगैरह पोस्टर रखे रहते हैं, टेलीविजन वगैरह, रेडियो चैनल्स में, वहां पे आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, विज्ञापन दे रहे हो, वहां से लोग खरीदेंगे, देखेंगे ना कि अरे देखो हमारे पास में मॉल है या शोरूम है। फिर गुड मटेरियल्स, आप जैसे अच्छा अच्छा सामान खरीदोगे, जब तक कपड़ों की या सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो लोग दूसरी बार खरीदेंगे ही क्यों? तो इन कुछ चीज़ों से हम कह सकते हैं कि शोरूम अगर हमें चलाना है ना, तो प्रोडक्ट अच्छा रखना पड़ेगा, मटेरियल अच्छा रखना पड़ेगा, प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करानी पड़ेगी, और जैसे आप वही जो बोल रहे हैं, जैसे आप कहाँ कराओगे? न्यूज़पेपर में, थिएटर हो गए, टेलीविजन में या रेडियो चैनल्स में। ब्रांडिंग होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। क्लियर? चलो, What do you mean by casual basis? कैजुअल बेसिस से आप क्या समझते हैं? अभी हमने देखा था ना, निर्मला क्या है? कैजुअल वर्कर है, मतलब आज तो काम है तो खूब सारा काम है, बात का भरोसा नहीं भैया, बात फिर आप दूसरा काम ढूंढो। कैजुअल बेसिस वर्क से आप क्या समझते हो? चलो,
Casual basis means the workers are required to come as and when the employer needs them. They are employed when there is a heavy load of work in a factory, sorry country बोल रही हूँ मैं, है ना. मतलब क्या बोला जा रहा है कि जब काम है खूब सारा, जैसे ऑर्डर आ जाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री से, कंपनीज ऑर्डर करने की, भाई सामान तैयार करके दो, कपड़ा तैयार करके दो, तो ओवर टाइम भी कर रहे हैं. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, है ना. ओवर टाइम करो, एक्स्ट्रा थोड़ा पे मिल जाएगा, संडेज को भी आओ, छुट्टी के दिन भी आओ, तो भर भर के काम है. और जब काम नहीं है, काम कम है, तो क्या कर देते हैं, कटिंग करते, कॉस्ट कटिंग, भाई एम्प्लॉयज वगैरह को खाली करते कि जाओ आप, जब जरूरत पड़ेगी फिर आना. तो ये होता है कैजुअल बेसिस वाली जॉब. आज है कल नहीं, कोई भरोसा नहीं. क्लियर. चलो, डिस्क्राइब द शिफ्ट इन अ फैक्ट्री. फैक्ट्री में क्या होती है, शिफ्ट होती है ना, 12 घंटे की शिफ्ट. पहला एम्प्लॉय कोई आके बैठ रहा है, फिर उसी जगह पे दूसरा आ रहा है. शिफ्ट हमने देखी ना, जैसे निर्मला 12 आवर्स के लिए वो काम कर रही है, फिर उसी की मशीन में अगली शिफ्ट कोई दूसरा जो एम्प्लॉय होगा वो करेगा, वो सिलेगा कपड़े. तो ये क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है. चलो, द वर्कर्स वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन डे नाइट शिफ्ट. जैसे डे शिफ्ट होती है, एक नाइट की शिफ्ट होती है. हम बोलते हैं रात की शिफ्ट, दिन की शिफ्ट, जो दिन के 12 से रात के 12 या कोई रात के 12 से दिन के 12 या 10 से 10 कर रहा है, इस तरीके से. विथ ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स. और शिफ्ट का टाइमिंग ऑलमोस्ट कितना, 12 घंटे काम कराया जाता था, है ना. 12 घंटे के लिए पहली शिफ्ट, बाद के 12 घंटे के लिए दूसरा एम्प्लॉय मतलब वर्कर आके काम कर रहा है. वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर्स. एक वर्कर एक मशीन में काम कर रहा है 12 घंटे के लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया. उसके बाद नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए दूसरा वर्कर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए क्या हो जाएगा, सेम मशीन में बैठने के लिए दूसरा वर्कर आ जाएगा. तो ये क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है ना, जो हम बोलते हैं डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, 12 आवर्स की. बाकी जितना भी कंपनी का जैसे भी करा रहे हैं काम. क्लियर हुआ, मतलब फैक्ट्री का कैसा क्या उनका रूल्स है. चलो, My aunt is a marketing manager in a company which manufactures biscuit. Discuss the Sudha's role. अब सुधा, है ना, जो 2 गर्ल्स हैं, मॉर्निंग से निकली हुई थी, कभी इधर कभी उधर, शोरूम गई, कभी मार्केट गई, डेंटिस्ट के पास गई, उसके बाद फैक्ट्री में गई, फिर अपनी आंटी के यहाँ चली गई. तो वही आंटी कौन, सुधा. सुधा का रोल बताना है. क्यों, क्योंकि सुधा क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है. जो एक कंपनी है जो बिस्किट बनाने का काम करती है, तो वहां पे सुधा क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है. तो आपको सुधा का रोल डिस्कस करना है. मतलब मैनेजर है तो मैनेजर का काम क्या रहता है, अपने एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करते रहना, उनको सुपरवाइज करना, कुछ कुछ एरियाज को सुपरवाइज करते रहना, है ना. चलो देख लेते हैं. Sudha supervises the work of 50 salesperson who travel to different parts of the city. Supervise करना, नजर रखना. जैसे आप लोग क्या काम कर रहे हो, मुझे मैनेजर रख लिया और मैं आप पे नजर रखूंगी, काम ढंग से कर रहे हो नहीं कर रहे हो. क्लियर. तो सुधा किसको सुपरवाइज करती थी, 50 सेल्स पर्सन इसके अंडर में थे. जो सेल्स पर्सन आपको पता ही ना, सामान बेचते हैं जो. हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. जो शहर के दूसरे दूसरे इलाकों में, जैसे अलग अलग शहरों में जाके सामान बेचते थे. They get orders from shopkeepers and collect payments from them. उनको ऑर्डर मिलता था, जैसे फॉर एग्जांपल सूरत में कोई फैक्ट्री है तो उनको जाना है आसपास, जैसे हम कह सकते हैं वडोदरा जाना है फॉर एग्जांपल, है ना. सूरत में है, वडोदरा जाना है, द्वारका जाना है, ऑर्डर आया है तो जाते थे और पेमेंट कलेक्ट करके लाते थे. तो ऑर्डर जहां जहां से आते थे इन सेल्स पर्सन को जाना पड़ता था. She has divided the city into 6 region. अब क्योंकि मैनेजर थी तो उसको मैनेज करना है, तो उसने क्या कर रखा था, सिटी को, शहर को 6 रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे डिवाइड करके रखा था कि इतने इतने सेल्स पर्सन यहाँ हैं. एंड वंस अ वीक शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन. और हर रीजन के सेल्स पर्सन से वो मिलती थी. उस रीजन में, उस एरिया में कितने सेल्स पर्सन है उनसे मिलेगी, फिर इस एरिया में कितने पर्सन है उनसे मिलेगी. She discusses the plan, problems they face, etc. अब मैनेजर है तो उसका काम है मैनेज करना, तो प्लान डिस्कस करेगी कि भाई कैसा क्या काम हो पा रहा है और आगे का फर्दर हमारी प्लानिंग क्या है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भाई बताइए, क्योंकि मैनेजर को बताई जाती है. ठीक है, तो ये सारा रोल किसका था, सुधा का रोल था. क्लियर. जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या थी, मार्केटिंग मैनेजर थी. मार्केटिंग तो ऑब्वियसली वो सेल्स वगैरह का देखेगी, जिसका काम ही ये रहता है मार्केटिंग का. मार्केटिंग तो फिर आपको पता ही है. क्लियर. कोई भी कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है सुधा के रोल में. ओके. What are the benefits of regular and permanent workers? रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, है ना. हम बोले ना रेगुलर वर्कर है, परमानेंट वर्कर है, तो उसको क्या फायदे मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स उसे मिलते हैं, बताओ. अब आप खुद ही देखो ना, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स. परमानेंट है, आप में से ज्यादातर लोग के ऑब्वियसली पेरेंट्स परमानेंट जॉब पर ही होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है गवर्नमेंट जॉब पर होंगे, तो आप सुनते होंगे, देखते होंगे लीव्स मिलती हैं.
अगर कोई और बड़े होंगे जो रिटायर हो चुके होंगे तो आप देखते हो ग्रेचुइटी वगैरह मिल रही है ना। और इवन जो पुलिस में रहते हैं उनको तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलते हैं, जैसे कुछ एक्सीडेंट या कुछ भी बड़ी बीमारी हो जाए तो इतना रहता है उनका कि इतने अप टू लिमिट रहती है, इतने लिमिट तक का आप खर्चा करेंगे, ये हमारी तरफ से जाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी भरती है, ठीक है। तो यही सब हमें बेनिफिट्स बताने हैं। The regular and permanent workers attend the office or factory regularly. Their work is clearly identified. They get a regular salary. Unlike casual workers, they will not be asked to leave if the factory does not have much work. है ना, हमने पढ़ा था ना कि वो ऐसे नहीं होते कैजुअल वर्क की तरह, इनको प्रॉपर कैसे मिलती है, रेगुलर तनख्वाह सैलरी मिलती है और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे फैक्ट्री के लिए हम बोल रहे हैं कि क्या होता है कि आज है कल नहीं, जिस निर्मला की हालत हमने देखी थी कि जब उसके पास काम था तो खूब सारा काम है, ओवर टाइम करी, और जब नहीं है तो काम नहीं, हटा दिया जाता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रेगुलरली आ रहे हो, आपको प्रॉपर अमाउंट में सैलरी मिल रही है, ठीक है। आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि आप कंपनी ऐसे छोड़ के चल जाओ, क्लियर। तो ये फायदा रहता है किसके पास, रेगुलर और परमानेंट वर्कर के पास। और ये बेनिफिट्स भी रहते हैं जो हमने डिस्कस भी की थे चैप्टर की, ग्रेचुइटी हो जाती है, मेडिकल लीव्स वगैरह हो जाती है, क्लियर। चलो, सेविंग फॉर ओल्ड एज डिस्कस। ये सेविंग फॉर ओल्ड एज से क्या समझ में आता है, ये रेगुलर परमानेंट वर्कर्स को मिलती है ना, सेविंग्स हो जाती है उनकी, पेंशन जो उन्हें मिलती है। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द अपार्ट फ्रॉम द सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। सैलरी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट क्या रखती है, अपने पास रखती है ना, ऐसा नहीं है कि खुद के पास रख रही, ऐसे फंड में ऐसे रखती है। दीज सेविंग्स गिव इंटरेस्ट ऑन फंड्स। अब फंड जमा होता रहता है, फंड जमा होता रहता है, इनमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट आता रहता है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट, जब रिटायर हो जाते हैं, एवरीवन हु डज वर्क इन अ गवर्नमेंट और अदर कंपनीज या फैक्ट्रीज गेट दिस मनी एंड कैन देन लिव ऑन दैट। उनको जैसे वो रिटायर होते हैं उनको पैसा मिलता है, एक तो होती ग्रेचुइटी, इकट्ठा ऐसे मिल जाए, पेंशन जो हर मंथ आता रहता है, सुना होगा आपने, ग्रेचुइटी हो सकता है नहीं सुना हो लेकिन पेंशन सुना होगा, क्लियर। तो इससे क्या होता है, आराम से वो बुढ़ापे में बैठ के काजू बादाम खाते नदी किनारे बैठ के, है ना, बढ़िया चेयर वेयर लगा के, चाय वाय रख के, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। क्यों, क्योंकि रेगुलर जॉब में थे, परमानेंट जॉब में थे और उसका बेनिफिट इन्हें मिल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं सेविंग फॉर ओल्ड एज। क्यों, क्योंकि सैलरी का हिस्सा जब से जॉब लगती ना कटता है, उनके कटने लगता है, तब तो उन्हें ऐसा लगता है अरे यार हमारी सैलरी का हिस्सा कट रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन जब बाद में जैसे रिटायर होते हैं मिलता है उन्हें, और बढ़िया उनके लिए सेविंग के काम, मतलब सेव होता रहता है और फिर उनके बुढ़ापे में काम आता है, क्लियर। चलो, What do you understand by a call center? कॉल सेंटर से आप क्या समझते हो? कॉलिंग याद आ जाती है, कस्टमर सपोर्ट याद आ जाते हैं, फिर आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं, फिर आप लोग गुस्सा करते हैं, फिर भी वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, मुझे पता है बहुत अच्छे से। A call center is a centralized office that deals with problems and questions that consumers or customers have regarding goods purchase and services like banking, ticket booking, etc. है ना, जैसे हमारी टिकट बुक नहीं हुई या टिकट कैंसिल करानी हो नहीं रही है, या कैंसिल करा दिया है तो कुछ प्रोसेस क्लियर नहीं हो रही, रिफंड नहीं आया है, कब तक आएगा कुछ बताया नहीं, हम क्या करते हैं, क्वेरीज के लिए उनको कॉल करते हैं, हमारे सवाल होते हैं, है ना। कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा ही महान लोग जो परेशान करने के लिए भी कर देते हैं ऐसी बातें परेशान, लेकिन ज़्यादातर लोग क्यों करते हैं, क्वेरीज के लिए, क्वेश्चंस के लिए कि अरे यहाँ से फ्लाइट है तो इसका क्या कैसा क्या रहेगा, तो हमें अब जानकारी लेनी है, या ये प्रोडक्ट है इसकी डिटेल हमें चाहिए, है ना, टिकट बुक करनी है, बैंकिंग सर्विस के लिए कि भाई ये सेविंग की फैसिलिटी या इंटरेस्ट की फैसिलिटी जानना है तो कस्टमर सपोर्ट में कॉल कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली कॉल सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट कंज्यूमर और कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज, सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग एटसेट्रा। सवाल करते हैं, क्वेरीज करते हैं, जिनका रिजोल्यूशन, जिनका सॉल्यूशन कौन देते हैं, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, बात करते हैं आपसे, आप इनसे क्वेश्चन करते हो, चाहे सर्विसेज से रिलेटेड हो चाहे गुड्स के रिगार्डिंग हो, ठीक है। चलो, डिस्कस द वर्किंग कंडीशन ऑफ निर्मला। निर्मला की वर्किंग कंडीशन को आपको डिस्कस करना है ना। निर्मला की वर्किंग कंडीशन कैसी थी निर्मला की वर्किंग कंडीशन, चलो देख लेते। फैक्ट्री में काम करती थी। निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन अ मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। दिसंबर से अप्रैल तक तो बहुत काम करना पड़ता था निर्मला को, दिसंबर टू अप्रैल बहुत काम था। A normal working day begins at 9 AM and finishes only by 10 PM, sometimes even after. नॉर्मल वर्किंग डे ही मतलब कितना लंबा चलता था, सुबह के 9 से शुरू हो जाता था और रात के 10 तक खत्म होता था, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लो 9 to 9 12 आवर्स, तो 9 to 10 13 आवर्स हो रहे हैं। इवन उसके बाद भी बैठ के काम करना है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता था, स्पेशली दिसंबर टू अप्रैल के टाइम पे।
शी वर्क्स फॉर 6 days अ वीक, है ना, हफ्ते के 6 दिन तो वो काम करती थी, हफ्ते के 6 दिन वो काम कर रही है। एट टाइम व्हेन द वर्क नीड्स टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क्स ऑन संडेज टू। अब जहां पे ऐसे ऑर्डर है ना, अर्जेंसी है, तो संडेज को भी उसे काम करना पड़ता था। क्लियर हुआ? तो कैसी कंडीशन थी निर्मला की, क्या देखा हमने, बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए काम करती थी, मंथ्स में दिसंबर से अप्रैल बहुत काम रहता था, है ना, ऑलमोस्ट 13 आवर्स हमें दिख रहा है, इवन उसके बाद भी उसे काम करना पड़ता था। जैसे हफ्ते में 6 दिन तो काम कर ही रही है, लेकिन भाई कई बार उसे संडेज को भी काम करना पड़ता था जब अर्जेंसी में रहता था। क्लियर? चलो, What are the problems faced by non-permanent workers? Non-permanent workers को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती? वैसे ही निर्मला जैसे कैजुअल वर्कर, है ना, आज है कल नहीं। The problem faced by non-permanent workers are as follows. If workers complain about their pay or working conditions, they are asked to leave. अब पता है ना कि आज है कल नहीं, आज है कल नहीं, यही वाली हाल है कि अगर आपने, क्योंकि कंपनी, फैक्ट्री को ऐसी जरूरत नहीं, कंपनी को जरूरत नहीं रहती, उनको पता है कि अगर जरा सा इसने कंप्लेंट करी कि सर ये दिक्कत है या मैडम ये दिक्कत है, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, जाओ दूसरे आ जाएंगे। वैसे भी नौकरी के लिए तो इतने लोग बैठे हैं, क्योंकि जनता इतनी ज्यादा है, जॉब्स इतनी कम है, तो लोग तैयार रहते हैं, भरे बैठे रहते हैं कि बस कम हमें मौका मिले, तो काम करने वालों की तो कमी नहीं होगी। ठीक है, तो वर्कर क्या करते हैं, अगर कंप्लेंट करते हैं कि भाई कंडीशन ऐसी है या पेमेंट कम है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, आप छोड़ दो नौकरी, जाओ। There is no job security और protection if there is ill treatment. कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, इवन प्रोटेक्शन भी नहीं है अगर किसी भी प्रकार का इल ट्रीटमेंट होता है ना, आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, आपके साथ छेड़छाड़ है, कुछ भी ऐसी गलत सलत चीजें होती हैं, तो कोई जॉब सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन भी नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपने बोल दिया अरे ऐसा मत करो, तो वो माफी मांगे, नहीं, आपने बोला हम छोड़ के जा रहे हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं बोलेंगे जाओ, है ना, मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। कब आपको, आज आप बैठे हो, कल आप वहां रहो ना रहो आपको नहीं पता, है ना, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, ना कैमरा मैन ऐसा कुछ कि आप पे नजर रखी जा रही है या आपको कोई मदद कर पाए, कुछ भी नहीं। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, और इवन ये सब तो है ही, लेकिन साथ में इनसे क्या उम्मीद की जाती है कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक काम करते रहे, है ना, ज्यादा से ज्यादा इनसे काम लिया जाता है। क्लियर? चलो, डिस्कस द सीन ऑफ सुधाज ऑफिस। सुधा के ऑफिस का सीन आपको डिस्कस करना है, वही आंटी, मार्केटिंग मैनेजर आंटी, उनके ऑफिस का क्या सीन था वो हमें बताना है। आंट्स ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग। अगर हम बात करें आंटी का ऑफिस कहाँ था, आंटी का ऑफिस था बड़ी बड़ी बिल्डिंग से घिरा हुआ था, है ना। आंट्स ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आसपास से ऐसे घिरा हुआ था। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट, बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। Some headed for the car park while others went towards the row of buses. क्या सीन था भाई, कुछ अब ऑफिस से छूटते हैं, कुछ तो जिनकी कार होगी पार्किंग में लगी होगी तो कार के पास जाएंगे, जैसे जो गाड़ियों से आएंगे, कार से आएंगे, वो अपनी गाड़ियों में पार्किंग में जाएंगे, और जो लोग अपने उससे नहीं आते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, तो वो बस के पास चले जाएंगे। तो ये सीन हमने देखा था, ये पढ़ा था ना हमने, वो दोनों जाती जल्दीबाजी में कि अरे यार टाइम हो गया, जाना है, मम्मी ने आंटी ने बुलाया था, तो जैसे ही वो पहुंचे तो भाग के लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई कार की पार्किंग की तरफ जा रहे हैं तो कोई बसेस के लिए जा रहे हैं। क्लियर? चलो, डिस्कस द वर्क ऑफ डेली वेज लेबरर्स। जो डेली वेज लेबरर्स है ना, जो आज काम कर रहे हैं, फिर कल मतलब आज काम कर लिया, जितना काम करा उसकी अर्निंग मिल गई, कल नहीं कर रहे हो तो कल कुछ नहीं मिलेगा, है ना, जैसे बुलाया जाता है रोज रोज, वो बैठे रहते हैं चौक पे भी, खूब सारे लोग खड़े रहेंगे, वहाँ चौक ही रहेगा, लेबर चौक भी बोलते हैं उसको, खूब सारे लोग खड़े रहेंगे अपने टूल्स वगैरह इक्विपमेंट्स लेके, कि जैसे किसी के यहाँ किचन का काम चल रहा है, घर का कुछ भी रूम वगैरह का काम चल रहा है, तो उनको बुला लिया जाता है कि भाई आओ चलो, ये हमें ईंटें वगैरह करवानी है, सीमेंट वगैरह लगवानी है, ये बनवाना है, तोड़वाना है, तो 1 दिन के या 2 दिन के लिए उनको हायर कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही आपको बताना है किसके बारे में, डेली वेज लेबरर्स के बारे में। द डेली वेज लेबरर्स वर्क एज हेल्पर्स टू मेजन्स। ये क्या करते हैं, मेजन्स की हेल्प करते हैं। दे डिगेट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट में खुदाई का भी काम ये लोग करते हैं, है ना, भारी भारी सामान ट्रक्स वगैरह से उतारने का, उठाने का भी काम करते हैं, मार्केट में ले आने का, है ना, उतारते। डिग पाइपलाइंस वगैरह खोदने का काम करते हैं। टेलीफोन केबल्स खोदने के लिए जो लाइन खुदती है वो भी काम करते हैं। इवन रोड्स बनाने का काम करते हैं। तो ये लेबर्स ऐसे तो रहते हैं खड़े हुए, आप जाओगे ना आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको कुछ घर पे काम कराना है, कुछ भी ऐसा तोड़ा ताड़ी है कुछ भी, तो आप लेके चले जाओ, फिर पर डे के हिसाब से उनकी पेमेंट कर दो। ऐसा नहीं कि आप कल दे रहे हो, हाँ वो 2-4 दिन के लिए तो चलो दूसरे दिन दे भी दी, 1 दिन का काम है तो उसी दिन आपको ऐसे दे के निपटाना पड़ेगा। आज है फिर कल दूसरा लेबर आपको मिल सकता है, तो ये डेली वेज लेबर होते हैं। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? चलो,
वॉट वॉज द प्लान ऑफ हरप्रीत एंड वंदना? हरप्रीत और वंदना के क्या प्लान थे? हरप्रीत और वंदना के क्या प्लान थे भाई? क्या प्लान कर रही थी दोनों? बड़े लेवल पे अपना काम बढ़ाना चाह रही थी क्या, या कार लेने का प्लान कर रही थी, या सोच रही थी कि अब हम बाहर चले जाते, विदेश चले जाते हवाई जहाज में बैठ के, प्लेन में बैठ के? चलो देख लेते हैं, चैप्टर में हमने पढ़ा है। हरप्रीत एंड वंदना प्लान टू बाय द बिल्डिंग इन द मार्केट इन विच देयर शोरूम वाज लोकेटेड। अब हरप्रीत वंदना चाह रही थी कि जिस बिल्डिंग में हमारा शोरूम है, क्यों ना उस पूरी बिल्डिंग को ही हम खरीद लें, है ना? खूब पैसा हम छाप रहे हैं, कमा रहे हैं। तो हरप्रीत एंड वंदना प्लान टू बाय द बिल्डिंग इन द मार्केट इन विच देयर शोरूम वाज लोकेटेड। जहां पे उनका शोरूम लोकेटेड है, वहां की बिल्डिंग को खरीदना चाह रहे थे। एवर सिंस द मार्केट हैज बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट्स, देयर बिजनेस हैज ग्रोन। इतना अच्छा कैसे हो पा रहा था? क्योंकि लोग आसपास सराउंडिंग में है ना, मार्केट के आसपास लोग घर वगैरह लेने लग गए थे, अपार्टमेंट्स बनने लगे थे। मार्केट के आसपास जितने घर लेंगे तो लोगों के लिए पास पड़ता है, बुटीक है, शोरूम्स हैं, है ना, सब शॉप्स पास में, तो खूब लोगों का आना जाना चलता है, लोग प्रेफर करते हैं पास की चीज़ों को। तो इसके कारण उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, अच्छा कमा रहे थे वो लोग। They have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. Even मैंने अभी बताया था कि उन्होंने क्या भी सोचा था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, अब कार खरीद सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लैट बुक कर सकते हैं अपार्टमेंट में, है ना, जो पास का कॉम्प्लेक्स है वहां पे हम क्या करेंगे, फ्लैट भी खरीद लेंगे, मतलब बुक कर लिया। ठीक है, तो ये सब प्लानिंग चल रही थी हरप्रीत और वंदना की कि बिल्डिंग खरीद लो, अच्छा खासा पैसा आ रहा है ना, पास के कॉम्प्लेक्स में भी फ्लैट बुक कर लो, कार वगैरह खरीद लो। क्लियर? चलो, जब पैसा हाथ में आता है तो मन करता है ये ले लो वो ले लो, है ना, जब नहीं रहता तो बहुत बुरा लगता है। डिस्कस द एक्टिविटीज एट अपोजिट साइड ऑफ द पेवमेंट। पेवमेंट के अपोजिट साइड में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही थी ना। जैसे ही लोग मॉर्निंग में बाहर है, खड़े हुए थे, तो आसपास हम देख रहे थे ना कि कोई नाई वाला सुबह दुकान खोल के बैठा है, कोई बाल वगैरह कटवा रहा है, चाय बन रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दौड़ा भागी कर रहे हैं, ठेले वेले वाले जा रहे हैं, बसेस जा रहे हैं, ऑटोज जा रहे हैं, ये सारा याद करो हमने पढ़ा था। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि पेवमेंट के अपोजिट, इसके अकॉर्डिंग बताना है हमें ओवरऑल नहीं बताना, ये तो मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, पढ़ा था। पेवमेंट के अपोजिट हमने क्या देख रहे थे, फुटपाथ के। चलो देखते हैं। On the opposite pavement, we saw a person selling newspaper with a small crowd of people around him. Everyone wanted to read the news. एक जो है बंदा पेपर बेच रहा था, तो आसपास लोग ऐसे घूमते ना, रीड करते हैं, अच्छा ऐसे नजर मार रहे थे, पेपर रीड कर रहे थे उसके आसपास, है ना, और खरीद भी रहे होंगे और कुछ खड़े भी होंगे, तो क्राउड जमा हुई थी, पेपर रीड कर रहे थे और वो बेच रहा था। Buses whizzed past and there were auto rickshaws filled with school children. बस निकल रही थी, है ना, काम वाले जा रहे थे, लोग जा रहे थे जिसको जहाँ जाना था। इवन ऑटो रिक्शास चले थे जिसपे बच्चे, स्कूल के बच्चे भरे हुए थे, बैठे हुए थे। Nearby, under a tree, a cobbler sat taking his tool and materials out of a small tin box. आज जो पास का ट्री था वहां पे कौन बैठा था? कॉबलर। कॉबलर का मतलब क्या होता है, जरा बताना मुझे। कॉबलर का मीनिंग क्या होता है? कॉबलर क्या कर रहा था भाई, टूल्स वगैरह लेके बैठा, मटेरियल्स लेके बाहर बैठा, और एक छोटा सा उनका टिन का बॉक्स रहता है, टिन का डब्बा, सामान वगैरह निकाला और बैठ गया वो कि कौन ग्राहक आएगा तो फिर मैं काम करूंगा। कॉबलर क्या होता है मुझे बताओ। नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर हैड बिगन हिज वर्क। उसके साइड में जो बार्बर था, नाई था रोड साइड, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया, दुकान वगैरह खोल के। ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड एन अर्ली मॉर्निंग शेव। ऑलरेडी कस्टमर उसके साइड में बैठा हुआ था, है ना, मतलब ऑलरेडी उसकी शॉप में बैठा हुआ था जो अर्ली मॉर्निंग शेव के लिए आया हुआ था। क्लियर? तो पेवमेंट के अपोजिट ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके। Question number 17. I wanted to have a zari work done on one of my dresses which I need for a special occasion. Comment, है ना, ये किसने कहा था? देखो, हमें स्टोरी में इन लड़कियों के ऐसे नाम नहीं बताए, स्टोरी हमने पूरी पढ़ी लेकिन कहीं नाम मेंशन नहीं है। हाँ, इन लड़कियों की आंटी का नाम जरूर मेंशन है सुधा, लेकिन इनका नाम मेंशन नहीं है ना। एक ने कहा कि मैं जो ड्रेस खरीदना चाहती हूँ वो जरी वाली, है ना, बढ़िया हैवी जरी वाली ड्रेस खरीदना चाहती हूँ जो मुझे खास अवसर के लिए, ओकेजन के लिए चाहिए। चलो इसको देखते हैं इसके बारे में। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ सिटी वेयर अ फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश। ये एक स्टोरी है जहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। देयर वर गारमेंट्स वर्क बीइंग डन, जहां पे गारमेंट्स वर्क होता था, क्योंकि जरी वर्क के लिए लोग निर्मला के पास जा रहे थे और निर्मला काम करती थी, निर्मला फैक्ट्री में काम करती थी। माई कजन न्यू अ बीइंग एम्प्लॉय हुज नेम वॉज निर्मला। अब जो मेरी कजन है एक एम्प्लॉय को जानती थी, निर्मला को। निर्मलाज नेबर डिड जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। जो निर्मला की नेबर थी,
निर्मला तो फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन निर्मला की जो पड़ोसी थी वो क्या करती थी, जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम करती थी. सो वी, आई एंड माई कजन, देखो नाम नहीं बताया कहीं भी, सो वी, I and my cousin, मैं और मेरी cousin caught a bus and headed towards the factory area where Nirmala promises to get zari work done on my dress. फिर मैंने क्या किया, मैं और मेरी जो कजन ने भागे फैक्ट्री की ओर, जहाँ पे निर्मला ने प्रॉमिस किया था कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम टाइम से करवा दूंगी. क्लियर हुआ? तो इससे रिलेट करके यही हमें बताना था, क्योंकि इसका रिलेशन इसी से था ना. फैक्ट्री गए ही क्यों थे? क्योंकि उन्हें अपने कपड़े में, ड्रेस में जरी वर्क करवाना था. अगर ये जरी वाला जिक्र नहीं निकलता, जरी का चक्कर ही नहीं होता, तो फैक्ट्री जाते ही क्यों? फैक्ट्री नहीं जाते तो हमें निर्मला की कंडीशन पता ही नहीं चलती, कैजुअल वर्कर क्या होते हैं ये पता ही नहीं चलता. क्लियर? चलो, क्योंकि पूरा स्टोरी वाइज चला है ना. What suggestions have been made so that street vendors have a place to work and that these also a free flow of traffic to the people. जैसे मैंने कहा था ना, स्ट्रीट वेंडर्स थे, इनके कारण ट्रैफिक भी होता था, है ना, गंदगी भी थोड़ी बहुत हो जाती थी, भीड़ भाड़ जमा हो जाती थी. अगर इनको हटवा दिया जाए तो इनकी लाइवलीहुड तो चली जाएगी. तो क्या ऐसा डिसीजन लिया गया कि वेंडर्स भी काम कर लें और ये जो ट्रैफिक का इशू है ये भी ना हो पाए. फॉलोइंग सजेशंस हैव बीन मेड, ये कुछ इस तरीके के सजेशंस करे गए. हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज, है ना, टाउन्स और सिटीज के लिए क्या करे गए, हॉकिंग जोन्स वगैरह क्या करा गया, सजेस्ट किया गया कि क्या बना देंगे, जो हॉकिंग जोन्स हैं प्रॉपर वो बना देंगे, तो हर चीज एक सेट रहेगी, साइड रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली. जो मोबाइल वेंडर्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली इधर उधर जा पाएंगे. Hawkers need to be part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them. हॉकर्स किन का पार्ट हो पाएंगे, कमिटीज का पार्ट बन पाएंगे, है ना, जो उनके लिए सेटअप की गई है, जो भी डिसीजंस उनसे रिलेट करके लिया जाएगा, है ना, कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है. तो हॉकर्स भी अब खुद इस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा था ना कि इनको हटवाने की बात की गई थी, हटा भी दिया गया था, तो लेकिन इनकी लाइवलीहुड पर प्रॉब्लम आएगी. हमें तो कभी कभी सही लगता है कि अरे यार ये झुग्गी झोपड़ी नहीं होनी चाहिए या ये ठेले वेले वाले नहीं होने चाहिए, बट अगर वैसा सोचे हम उनकी तरफ से, तो वो जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं, उनको भी कमाई करनी है. या झुग्गी झोपड़ी वाले अगर उनके पास घर ही होता प्रॉपर तो क्यों रहते, किसको शौक है ऐसे झुग्गियों में रहने का. पर हम क्या करते हैं, अच्छे लोग उसके लिए कि भाई अच्छा लगे, गंदगी ना हो, हम हटा देते हैं. वो हमारे लिए तो अच्छा होता है लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है. तो सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जो हमारे लिए भी सही हो और उनके लिए भी सही हो. तो यहाँ पे भी वही चीज की गई कि हॉकिंग जोन्स बनवा देंगे और जो वेंडर्स हैं उनको फ्रीली अराउंड मूव करने के लिए उनको अलाउ कर देंगे कि भाई आप जाइए अपना सामान बेचिए फ्रीली. हॉकर्स को क्या बोल देंगे, भाई आप कमेटी का पार्ट है, आप भी, आपसे रिलेटेड जो भी डिसीजन फैसले लिए जाएंगे वो आप कर सकते हैं. क्लियर? चलो, डिस्कस द लाइफ्स ऑफ हॉकर्स इन द सिटी. हमको क्या करना है, शहर में जो हॉकर्स रहते हैं उनकी लाइफ्स कैसी होती, जिंदगियां कैसी होती, उनको डिस्कस करना है, क्या क्या वो लोग करते हैं. द हॉकर्स फेस मैनी थिंग्स पर डे, बहुत सी चीजें वो हर दिन उन्हें सहनी पड़ती हैं, है ना, बहुत सी चीजें हर दिन वो लोग सहते हैं. जैसे These are the following. They work on their own. They are not employed by anyone. खुद से ही काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई करवा रहा है, खुद के ठेले वेले लेके निकल पड़ते हैं, सामान बेचते हैं, है ना. They sell their products from one place to another. एक जगह जाएंगे, एक एरिया में जाएंगे, लेके आवाज लगाते हुए वहाँ सामान बेचेंगे, फिर दूसरी जगह बेचेंगे, यही चलता रहता है. Their shops are usually temporary structures like some boards or papers spread over discarded boxes or maybe a canvas sheet hung up on a few poles. अब उनकी शॉप्स कैसी रहेगी, टेम्पररी रहेगी, ऐसा नहीं कि प्रॉपर कोई अच्छा बनी हुई है, नहीं, टेम्पररी रहेगी. जैसे बोर्ड या पेपर में ऐसे फैला के उसमें सामान बिछा देंगे या ऊपर कहीं थोड़ा ऐसे लटका देंगे, लटके रहेंगे बस शीट्स वगैरह में. देखा तो है आपने, बैठे रहते फुटपाथ वगैरह में तो ऐसे लटके रहते उनकी शीट्स वगैरह और सामान ऐसे पेपर और नीचे इसे बिछा रहता है, ऐसे लेके बैठे रहते. फिर जब होता है तो पुलिस आते हैं, भगा देते हैं, उनको हटना पड़ता है. पुलिस वालों की भी मजबूरी है भाई और उनकी भी मजबूरी, वो भी डर के भागेंगे, नहीं तो फाइन वाइन लगेगा, मार पिटाई होगी, हट जाते हैं. ठीक है, तो परमानेंट नहीं होता. तो ये भी क्या एक तरीके की प्रॉब्लम ही तो है कि बेचारे टेम्पररी बेसिस पे काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, सेल करते हैं. They may also use their own carts or simply a plastic sheet spread on the pavement. वही जैसे मैंने बोला कई बार, या तो उनका ठेला जैसा ऐसा रहेगा, उस पे सामान रख के खड़े रहेंगे फुटपाथ में, या तो ऐसे शीट है पेपर बिछा लेंगे, उसके ऊपर सामान रखा रहेगा. जैसे आप देखते होंगे ना कि एक छोटा सा कार्ड जैसा रहता है, वहाँ पे शीट बिछी रहती है और ग्लासेस रखे रहते हैं, वॉचेस रखी रहती हैं, टॉयज रखे रहते हैं, आपने देखा होगा. ठीक है, वो सैंडल्स वगैरह, शूज ऐसे छोटे से रखे रहते हैं.
दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। कभी भी पुलिस आके भाई उनको डरा धमका सकती कि भाई चलो उठो, खाली करो, यहाँ से खाली करो जल्दी, ऐसे बोलेंगे, हटना पड़ता है फिर उनको। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। इवन सिटी के तो कुछ कुछ पार्ट इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे इनकी एंट्री मतलब मना ही करके रखी है, इनको एंट्री अलाउ ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ती है। शौक से नहीं होता, लेकिन उनको अगर अपनी लाइवलीहुड चलानी है तो बेचारों को ऐसा करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा बीच का रास्ता निकालने की बात की गई कि जिसमें इनको फ़ायदा रहे, है ना, दोनों को ही फ़ायदा रहे, जनता को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और इनको भी। क्लियर हुआ? यही पढ़ा था ना हमने चैप्टर्स में, हॉकर्स के बारे में, वेंडर्स के बारे में। ओके इसी के साथ भाई हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये आपका लास्ट चैप्टर था वर्कशीट का, मतलब इस सिविक्स सेक्शन का। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में और उसी की वैसी वर्कशीट फटाफट से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।